नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर जो है एक नए जोश के साथ, नई उत्साह के साथ आधुनिक भारत के इतिहास के अंतिम पड़ाव को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम प्रसिद्ध व्यक्तित्व को शुरू करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक तरफ 1940 के बाद एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन अपने अंतिम छोर पर है, उसी समय मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र की मांग जोरों पे कर रही है। मैंने कहा कि विविल योजना आती है, विविल योजना 1945 के अंदर 1945 में, और इसी विविल योजना के आधार पर शिमला सम्मेलन हुआ था। लेकिन ये शिमला सम्मेलन भी फेल हो गया। इससे पहले वाली क्लास में मैंने पूरा समझा दिया था 1945 में, इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हो गया था। अब एक तरफ भारतीय आजादी अपने अंतिम छोर पर है, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम लीग जो है वो किसी भी हालत में पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1946 में आम चुनाव होते हैं, 1946 में आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन इंडिया में होते हैं अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की उपस्थिति के अंदर 1946 के आम चुनाव होते हैं और इन आम चुनावों की बड़ी भूमिका है। उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट जो है मौलाना आजाद थे। मतलब 1946 से जो आम चुनाव हुए, उन आम चुनाव में कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद थे। और दोस्तों ये चुनाव कांग्रेस ने पूरी शिद्दत के साथ लड़ा और कहते हैं कि 11 प्रांतों को मिलाकर, टोटल उस समय भारत में 11 प्रांत थे और उन 11 प्रांतों की विधान परिषद की जो थी टोटल सीटें थी, उसमें से 923 सीट जो है वो बेसिकली कांग्रेस जीतती है। 923 सीट्स जो है वो बेसिकली कांग्रेस जीतती है और कांग्रेस ने 91% वोट प्राप्त किए। कांग्रेस ने जो गैर मुस्लिम सीटें थी, मतलब रिजर्वेशन के अलावा जो गैर मुस्लिम सीटें थी, उस गैर मुस्लिम सीटों का 91% पार्ट कांग्रेस प्राप्त करती है। लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने यह पूरा चुनाव जो है पाकिस्तान के नाम पे लड़ा था। आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग ने पूरा चुनाव जो है ये बेसिकली उसने पाकिस्तान के नाम पे लड़ा था और उसको भी कमाल का वोट प्राप्त हुआ कि उसको टोटल मुस्लिम वोट का 86.6%, लगभग 87% मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। 86.6%, मतलब ये 86.6% कितना है? मुस्लिम वोट्स का, मुस्लिम्स का जो वोट था उसका 86.6% मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। मतलब मुस्लिम लीग जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई और टोटल जो रिजर्व सीट थी 492 सीटें आरक्षित थी, उस 492 सीटों में से 425 सीट, 492 रिजर्व सीट थी, उसमें से 425 सीट जो है वो बेसिकली मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है। जिस मुस्लिम लीग का 1937 में इतना बेस नहीं था, 10 सालों में वो भारत के चप्पे चप्पे में फैल जाती है और जो पृथक राष्ट्र का मूवमेंट उसका था वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ रहा था। यह हमारे लिए एक दुख का विषय था, हमारे लिए एक चिंता का विषय था कि हमारा जो वोटिंग था उसका ध्रुवीकरण हो रहा था, क्योंकि भारत में धार्मिक आधार पर इस प्रकार से ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए था। ये एक ऐसे देश के लिए खतरनाक था जो नए रूप में उद्भव हो रहा था, जिसका नया उदय हो रहा था। लेकिन जो भी हो, ये समाचार जो है ब्रिटेन पहुंचते हैं। अब ब्रिटेन चलते हैं। ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन जो है वो बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर हार चुका है। ब्रिटेन जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत कर भी हार गया। इसका मतलब होगा दोस्तों कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन ने जीत तो लिया, लेकिन इसको जीतने में उसको इतना नुकसान हुआ कि वो अब सुपर पावर नहीं रहा।
विभिन्न देशों में उसके उपनिवेश जो है वो बेसिकली आजादी की मांग कर रहे थे। 50 से अधिक कॉलोनीज उसके पास में थी, 50 से अधिक कॉलोनीज ब्रिटेन के पास में थी, और वो सब के सब जो है, ये बेसिकली सब के सब जो है राष्ट्रीय आंदोलन वहां पे चल रहे थे। अब दुनिया में दो नई सुपर पावर आ चुकी थी, एक का नाम था यूएसए और एक का नाम था यूएसएसआर। और ब्रिटेन में जो चुनाव हुए, जो इलेक्शन हुए, वहां पर ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है। और लेबर पार्टी का एटली जो है वो बेसिकली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेबर पार्टी का एटली जो था वो ब्रिटिश पीएम बन जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, इस समय ब्रिटेन का पीएम जो है वो बेसिकली एटली था, एटली था। अब दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो पहला पॉइंट आएगा कि एटली जो है समाधान निकालना चाहता था भारत का। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली क्या करता है, अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजता है। उसी मिशन को कैबिनेट मिशन कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, भारत में एक मिशन आएगा, उस मिशन को इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। यह मिशन बेसिकली मार्च 1946 में इंडिया में आता है, मार्च 1946 में। और ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री इंडिया में आते हैं। ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री इंडिया में आते हैं, और इनको भेजने वाला था ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली। ये जो 3 कैबिनेट मंत्री कौन कौन थे, उनका नाम आपको जानना जरूरी है। नंबर 1 सर स्टेफर्ड क्रिप्स। आपको पता है क्रिप्स दूसरी बार इंडिया में आ रहा है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और चूंकि अब तो क्रिप्स की सरकार बन चुकी है, ये उस समय व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था ब्रिटेन के अंदर, ये भारत में आता है। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था कौन, तो आप कहोगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। नंबर 2 जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है ये उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, भारत सचिव था। इसलिए इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो यही होगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर जो है ये भारत में आता है। और ये भारत आने के बाद ये किस में था, ये उस समय डिफेंस में था, नौसेना का मंत्री था ब्रिटेन के अंदर। और ब्रिटेन में नौसेना काफी पावरफुल मानी जाती थी। ये 3 मंत्री भारत में आते हैं, और ये 3 मंत्री भारत में आने के आधार पर ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री थे। इस आधार पर इस मिशन को इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में भारत में आया था। सबसे पहले आप देखिए, मिशन के सामने 3 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है कि नंबर 1, मिशन को भारत का संविधान सभा का गठन करना है। इसी मिशन को भारत की अंतरिम सरकार सौंपनी है कि किसे अंतिम सत्ता सौंपी जाए। और तीसरा, भारत का विभाजन करें या नहीं। ये 3 पॉइंट्स के लिए भारत में आया। आप देखिए, सबसे पहले नंबर 1, कैबिनेट मिशन सबसे बात करेगा। और सबसे बात करने के बाद जब उसने मोहम्मद अली जिन्ना से बात की, तो जिन्ना किसी भी हालत में तैयार नहीं था विदाउट पाकिस्तान के। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी जो मैं कह सकता हूं, वो कह सकता हूं कि इस मिशन ने कहा कि हम पाकिस्तान आपको कहां से दें, भारत के चप्पे चप्पे मुसलमान फैला हुआ है। तो ध्यान रखना, नंबर 1 पहला पॉइंट होगा। पहला पॉइंट, इस मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक राष्ट्र की मांग अस्वीकार कर दी। पृथक राष्ट्र की मांग अस्वीकार कर दी। बहुत अच्छा पॉइंट। रिजेक्ट ऑफ द डिमांड ऑफ सेपरेट नेशन। पृथक राष्ट्र की मांग को ही अस्वीकार कर दिया। पहला बिंदु यह होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इस मिशन ने, पहली बात तो मुस्लिम लीग की पृथक राष्ट्र की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया।
दूसरा, इसने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन होगा और उस संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर होंगे। तो पूरी तरह से संविधान सभा का गठन किस में बात आई थी, इसी के अंदर। और संविधान सभा में जिस पार्टी का बहुमत होगा उसकी अंतरिम सरकार बनेगी। यह प्रोविजन भी यहां पर कह दिया गया, अंतरिम सरकार का। और यही था जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। लेकिन इसने क्या किया, जाते जाते ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांट दिया था, समूह फर्स्ट, समूह सेकंड और समूह थर्ड, और नीचे लिख दिया कि कोई भी 2 समूह एकजुट हो सकते हैं। कुल मिला के आप लोग ध्यान रखना कि वो कौन सा मिशन था जिसने प्रत्येक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो आपका आएगा कैबिनेट मिशन। किसके आधार पर संविधान सभा का गठन भारत में हुआ, तो कैबिनेट मिशन। अंतरिम सरकार किसके आधार बनी, कैबिनेट मिशन। और भारतीय संघ की स्थापना का प्रोविजन कहां पर था, कैबिनेट मिशन के अंदर। ध्यान रखना, यह मिशन जो था काफी हद तक स्वीकार योग्य था, लेकिन कांग्रेस की मीटिंग हुई और कांग्रेस ने कहा कि इसमें जो भारतीय संघ है उसमें संघ के बजाय राज्यों को शक्ति अधिक दी गई है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब पाकिस्तान की मीटिंग में कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। तुरंत मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई और मुस्लिम लीग ने कहा हमें स्वीकार है। अब इसके बाद वापस कांग्रेस की बैठक हुई और कहा कि भाई आप कब तक मना करते रहोगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, वापस कांग्रेस की मीटिंग हुई और कांग्रेस ने कहा हमें स्वीकार है। जब कांग्रेस ने कह दिया स्वीकार है दूसरी बार में, तो दूसरी बार में मुस्लिम लीग ने कहा दिया हमें अस्वीकार है। कुल मिला के आप लोग ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इस कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा में 389 में से 208 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की। इसलिए 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार बनने वाली थी, उस अंतरिम सरकार में पूरी तरह से बहुमत था कांग्रेस के पास में। लेकिन उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के माध्यम से यह घोषणा कर दी कि 2 सितंबर को अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो हम 16 अगस्त को प्रत्यक्ष दिवस कार्रवाई बनाएंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस करेंगे, डायरेक्ट एक्शन होगा। भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। 19 सांप्रदायिक दंगों के बीच 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार भी बन जाती है। उस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को साथ लेने के लिए टोटल 14 मेंबर थे। उस 14 में से 5 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग को देते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग स्वीकार नहीं करती है। बाद में 1946 के अंत में जाके मुस्लिम लीग उस सरकार में शामिल होती है। अब भारत जैसा उपनिवेश अंग्रेजों के लिए बहुत भारी पड़ गया था। अंग्रेजों ने जो बीज बोए उसका परिणाम उनको भी दिखाई दे रहा था कि हमने 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेके आए थे उसको वो हमें परेशान कर रही है। अब एटली क्या करता है, परेशान हो गया भारत पॉइंट से, और एटली ने अपने एक खासम खास व्यक्ति को भारत भेजने का प्रयास किया। उस खासम खास व्यक्ति को इतिहास में माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है। तो एटली जो प्रधानमंत्री था वो माउंटबेटन से कहता है कि आप ऐसे जाओ और ऐसे आओ कि दुनिया को यह न लगे कि देखो अंग्रेज भारत छोड़कर भाग रहे हैं। मतलब एटली ने माउंटबेटन को भारत भेजा, समझा के भेजा, और यह भी कहा कि आपको 30 जून 1948 से पहले पहले ब्रिटिश सत्ता को भारत छोड़ देना है। मतलब डेडलाइन भी फिक्स कर दी, 30 जून 1948 से पहले पहले। अब माउंटबेटन इंडिया में जाता है। माउंटबेटन जो है ये इंडिया आता है, माउंटबेटन इंडिया आता है, और माउंटबेटन इंडिया आने के बाद सबसे पहले ये एक प्लान पेश करता है, क्योंकि ये भारतीय नेताओं से मिलता, और जितने नेताओं से मिला मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुझे पृथक राष्ट्र चाहिए। रियासतों के राजा ने कहा कि जैसे हैं वैसे सही है। तो वो एक प्लान प्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं बाल्कन प्लान। उस समय अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार पटेल थे और मेनन साहब उनके गृह सचिव थे। यदि बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन होता तो भारत एक देश ना होकर एक महाद्वीप होता, क्योंकि बाल्कन प्लान में यह था
कि जो जहां से भारत मांगे उसको वहां से, जो जहां से देश मांगे उसको वहां से देश दे दिया जाए। लेकिन मेनन साहब के और सरदार पटेल के कहने पर इस प्लान को लाने से पहले ही इतिहास से दफन कर दिया गया। मतलब ये प्लान एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। अगर ये प्लान आता तो जिस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में छोटी छोटी संस्कृतियों के आधार पर देश बनाए गए, ठीक वैसे ही भारत में अनेक देश बन जाते हैं। लेकिन सरदार पटेल का भला हो कि उन्होंने इसको आने नहीं दिया और ये प्लान दफन हो गया। इसके बाद अंतिम रूप से माउंटबेटन एक योजना तैयार करता है। उस योजना को इतिहास में माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। उसी को इतिहास में हम कहते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन प्लान के नाम से उसको हम जानते हैं, माउंटबेटन योजना। ध्यान रखना दोस्तों, यह योजना कब आती है? यह योजना 3 जून 1947 को यह प्लान आता है। ध्यान रखना, इस प्लान को 3 जून योजना भी कहते हैं और इसी प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, माउंटबेटन योजना भी कहते हैं और इसी को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना ये भारत संबंधी अंतिम योजना थी। अब आपको सर इस योजना में क्या था? नंबर 1 इसमें कहा गया संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में। नंबर 2 इसने पंजाब के बारे में क्या कहा। नंबर 3 इसने सिंध के बारे में क्या कहा। नंबर 4 इसने बंगाल के बारे में क्या कहा। नंबर 5 इसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के बारे में क्या कहा और बंगाल के सिलहट के बारे में क्या कहा। नंबर 6 इसने देशी रियासतों के बारे में क्या कहा, देशी रियासतों के बारे में क्या कहा। ये इतने पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखना है। अब सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम क्लियर करें। माउंटबेटन को यह लग गया था कि भारत का विभाजन तो होगा, क्योंकि भारत विभाजन को रोकने के जितने प्रयास किए वो सब विफल हो चुके थे। भारत में सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी। साथ ही साथ हम सरदार पटेल के उस स्टेटमेंट को भी सुन सकते हैं जिन्होंने कहा कि कटा फटा ही सही लेकिन स्वस्थ भारत चाहिए। मतलब भारतीय नेता भी अंदर ही अंदर ही मानने लग गए थे कि भारत का विभाजन तो होगा, क्योंकि अब सांप्रदायिकता जहर की तरह फैल चुकी थी। इसलिए जिन अंगों में फैले उसको काट देना जरूरी था। इसलिए दोस्तों आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या कहा कि हमारी संविधान सभा का गठन तो 1946 में हो गया था। 1946 में संविधान सभा बन चुकी है। अब संविधान सभा का क्या करेंगे अगर भारत का विभाजन होता है तो इस मिशन ने बहुत बेहतरीन बात कही और इन्होंने कहा कि संविधान सभा अपना काम करती रहेगी, संविधान सभा अपना काम करती रहेगी और जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर यह लागू नहीं होगी। तो पहली बात तो इस मिशन ने संविधान सभा के काम को नहीं रोका, बल्कि यह कहा कि संविधान सभा अपना काम करती रहेगी, जिस क्षेत्र के लोग इसे पसंद नहीं करेंगे वहां पर लागू नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, पंजाब के संदर्भ में इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये पंजाब है और ये पंजाब में इस साइड में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और इस साइड में हिंदू या सिख बहुसंख्यक है। इन दोनों की अलग अलग मीटिंग बुलाई जाए। क्या समझ में आना वापस? मतलब पंजाब का फैसला किस पे छोड़ दिया गया? पंजाब विधानसभा पर छोड़ दिया गया और यह कहा गया कि पंजाब विधानसभा की जो मुस्लिम डोमिनेंट एमएलए हैं उनकी बैठक अलग बुला ली जाए और जो हिंदू डोमिनेंट एमएलए हैं उनकी बैठक अलग बुला ली जाए। मतलब पंजाब की मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के एमएलएस की बैठक अलग बुलाई जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर टोटल 100 एमएलए हैं और 100 में से 90 मुस्लिम हैं, तो ये मुस्लिम डोमिनेंट बन गया।
पंजाब के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के एमएलए की बैठक अलग बुलाई जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। यदि वो विभाजन चाहते हैं तो विभाजन कर दिया जाए। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक पक्ष विभाजन चाहे तो विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार सिंध का फैसला भी सिंध विधानसभा पर छोड़ दिया गया कि सिंध की विधानसभा फैसला करेगी। और आपको पता है सिंध की विधानसभा ने पृथक राष्ट्र के पक्ष में अपना वोट दिया था। इसी प्रकार कहा गया कि बंगाल की मुस्लिम डोमिनेंट एमएलएज और हिंदू डोमिनेंट एमएलएज की अलग अलग मीटिंग बुलाई जाए और कोई भी एक पक्ष यदि विभाजन चाहे तो विभाजन कर दिया जाए। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम में पार्ट है, कश्मीर के पास वाला, उस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो एक प्रोविंस था जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां खान अब्दुल गफ्फार खान साहब सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे, बड़े नेता थे, राष्ट्रभक्त थे, उस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इन्होंने जानबूझकर जनमत संग्रह करवा दिया। यहां पर अगर विधानसभा की वोटिंग होती तो यह पार्ट हमारे पास में होता, लेकिन यहां पर दो क्षेत्र जहां पर जनमत संग्रह हुआ, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट, और यहां पर जनमत संग्रह जो हुआ, उस जनमत संग्रह में आप लोग ध्यान रखना, इस रेफरेंडम के अंदर, इस जनमत संग्रह में इन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग कर दी। अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है, कांग्रेसियों तुमने धोखा किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जहां के बड़े कांग्रेसी नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, उनका प्रांत पाकिस्तान में चला गया, वो बहुत रोए। तो यहां पर जनमत संग्रह हुआ था और देसी रियासतों का अधिकार, देसी रियासतों की संप्रभुता उनके राजाओं के पास में थी। इसलिए राजाओं को यह अधिकार दिया गया कि वो तय कर ले कि वे भारत के किस भाग के साथ जाएंगे, वे भारत के किस भाग के साथ जाएंगे, ये उनको तय करना है। इस प्रकार रियासतों के भविष्य का फैसला भी तय कर दिया गया। बस कमी यह थी कि यहां पर रियासतों को अनिवार्य नहीं किया गया कि उन्हें किसके साथ जाना है, इसलिए कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतों का विवाद पैदा हुआ। कुल मिला के जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उसमें ये प्लान काफी बेहतर माना जाता है। दोस्तों, क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना ने नहीं किया, बल्कि भारत का विभाजन तो 1905 के बंगाल विभाजन, 1909 की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और 1937 के बाद जिस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र का सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी चला रहा था, वहीं से मुकम्मल हो गया था। इसलिए सरदार पटेल कहते हैं कि कटा फटाई सही लेकिन स्वस्थ भारत चाहिए। और ये माउंटबेटन योजना आप लोग ध्यान रखना, यही योजना आगे चलकर एक बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब इसी माउंटबेटन प्लान को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पास कर दिया। ब्रिटिश संसद द्वारा इसको पास कर दिया गया। जब इसको पास कर दिया गया तो इसी को हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये भारत संबंधी अंतिम कानून था जो ब्रिटिश संसद ने पास किया था। 18 जुलाई 1947 को इस एक्ट को पास कर दिया गया था और इसके द्वारा दो कानून बनने थे। इसके द्वारा दो देश बनने थे जिनका नाम था भारत और पाकिस्तान। और आप लोगों को अचंभा हो कि जब 1947 में भारत के दो हिस्से हुए तो उनको दर्जा जो शुरुआत में दिया गया वो डोमिनियन स्टेटस का था। वो था नहीं बल्कि मांगा गया था कि जब तक भारत में हम संविधान तैयार नहीं कर लेते हैं तब तक माउंटबेटन या अंग्रेज भारत में रहे। ये एक फॉर्मेलिटी थी दोस्तों। और फिर आपको पता है हमारा जब संविधान तैयार हो गया तो उस संविधान के अंदर अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। आप कहोगे सर इस बीच गांधी कहाँ है? तो इन बिटवीन आप लोग ध्यान रखना कि एक तो हम जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज और आईएनए, इनको एक क्लास में अलग से लेंगे तो वो मैंने पूरा उसमें ले लूंगा व्यक्तित्व के अंदर। साथ ही साथ हम
जो अलग अलग पर्सनैलिटीज है उसकी क्लास हम अलग अलग तरीके से करेंगे तो वहां पे कवर हो जाएगा। गांधी देखिए, जिस समय भारत आजाद हो रहा था उस समय गांधी जी जो है वो बंगाल में भयंकर दंगे हो रहे थे। गांधी जी बंगाल के दंगों को रुकवाने के लिए खुद वहां पर जाते हैं और नो आखली नामक जगह पर वो डेरा डाल के बैठ जाते हैं कि कोई भी जो हिंदू को मारेगा वो पहले मुझे मारेगा, कोई भी जो मुसलमान को मारेगा वो पहले मुझे मारेगा। कहते हैं कि वहां उन सांप्रदायिक दंगों को रुकवाने में गांधी जी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और जिस समय 15 अगस्त 1947 का वो पल नजदीक आ रहा था, देश की आजादी नजदीक थी, लाल किले की प्राचीर से झंडा लहराया जाना था, तो एक पत्रकार गांधी के पास में आता है बंगाल के अंदर, और उस पत्रकार ने गांधी से कहा कि गांधी जी, हमारी ये इच्छा है कि आपने आजादी के लिए इतना बहुत बड़ा संघर्ष किया है, इसलिए अब अंतिम समय के अंदर हमारा निवेदन है गांधी जी कि आप नोआखली के इन दंगों को छोड़ करके और लाल किले की प्राचीर से देश की स्वतंत्रता का झंडा आप ले लाएं ताकि हमारी आजादी मुकम्मल हो सके। गांधी ने कहा कि मैंने जो सपना देखा था वो मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं चाहता था कि भारत का विभाजन ना हो, लेकिन मैं इसको रोक नहीं सका। आजादी निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो गई है और आजाद भारत की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल को कहते हैं गांधी रोने लग जाते हैं। और उसी समय जिस पेड़ के नीचे गांधी बैठे थे उसका पत्ता गिरता है और उस पत्ते पर गांधी के आंसू टपकते हैं। और गांधी जी ने उस पत्रकार को पत्ता देते हुए कहा कि सरदार पटेल और नेहरू जी कहना कि आपको आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। इन्हीं लम्हों के साथ 15 अगस्त 1947 अर्थात 14 अगस्त की रात 12 बजे का समय नजदीक आ गया, जब 15 अगस्त को हम आजाद हो जाएंगे। दिल्ली की सड़कें खचाखच भरी हुई थी। 1757 से लेकर 1947 तक लगभग 200 साल तक का जो ब्रिटिश राज रहा, उससे मुक्ति का समय आ चुका था। भारत का हर युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, गांव, शहर का व्यक्ति आजादी के उस पल को देखना चाहता था। लेकिन हमारी एक आंख से जब खुशी के आंसू निकल रहे थे, तो उसी समय हमारी दूसरी आंख से दुख के आंसू निकल रहे थे, क्योंकि जिस समय हमें आजादी मिल रही थी उसी समय हमारे देश का विभाजन हो गया। तो दोस्तों, ये पूरा पार्ट मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका को लेकर कवर किया। अब इसके बाद हम करेंगे भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। कलाम संस्थान पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ मेहनत करेगा कि एक एक व्यक्तित्व से आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकते हैं, उसको कवर किया जाए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।